नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइंस विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं तंत्रिका तंत्र पर बेस्ड और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट क्लासेस के माध्यम से हमने तंत्रिका तंत्र को जाना और तंत्रिका तंत्र के दो प्रकार होते हैं, जिसमें एक होता है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्सा होता है तंत्रिका तंत्र का वो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं आपके मानव मस्तिष्क और दूसरा होता है मेरुरज्जु। हम डिस्कस कर रहे थे मानव मस्तिष्क, और मानव मस्तिष्क के भी तीन भाग होते हैं, जिसमें एक होता है आपका अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। तो हम डिस्कस कर चुके थे मानव मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क के बारे में। आज की क्लास में हम मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, उसके बाद मेरुरज्जु और अंत में परिधीय तंत्रिका तंत्र को डिस्कस करेंगे, जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कहां से ऑब्जेक्टिव सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और यदि आपके एग्जाम्स में यहां से सवाल पूछे जाते हैं तो कौन सा पॉइंट से क्वेश्चंस बन सकता है। उन सभी पॉइंट्स को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का जो पहला पॉइंट है वो है आपका मध्य मस्तिष्क, यानी कि मानव मस्तिष्क का जो दूसरा हिस्सा होता है जिसे हम मध्य मस्तिष्क कहते हैं, यानी कि जिसको हम मिड ब्रेन कहते हैं। तो आज की क्लास में हम मिड ब्रेन को डिस्कस करेंगे। तो मिड ब्रेन के अंतर्गत जो सबसे पहला पॉइंट आपका बनता है वो ये बनता है कि यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है। यानी सीधा सीधा आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेगा कि मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है। ऑप्शन होगा अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, या फिर उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि जो मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है वो है आपका मध्य मस्तिष्क। तो इस पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत जो नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है वो ये बनता है कि इसके दो प्रकार होते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य मस्तिष्क के कितने प्रकार होते हैं, तो मध्य मस्तिष्क के दो प्रकार होते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अब इसके अंतर्गत जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है आपका कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। यानी आपसे सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है या मस्तिष्क का कौन से भाग में आते हैं। तो मस्तिष्क के मध्य मस्तिष्क में आते हैं, क्योंकि मध्य मस्तिष्क के दो पार्ट होते हैं, जिसमें एक पार्ट है आपका कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का जो संबंध होता है वो होता है इसे सुनने की शक्ति के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब आप कोई भी चीज़ जो सुनते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो वो है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो हिस्से में आता है मस्तिष्क के वो आता है मध्य मस्तिष्क में। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना सुनने की शक्ति के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब आप कोई भी चीज़ जो सुनते हैं या सुन पाते हैं उसके लिए जिम्मेदार है आपका कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जो आपके मध्य मस्तिष्क के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से मध्य मस्तिष्क का जो दूसरा पार्ट है स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं सेरिब्रल पिंडकल। यानी सेरिब्रल पिंडकल, ये क्वेश्चंस भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि सेरिब्रल पिंडकल मस्तिष्क के कौन से भाग में आता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या पश्च मस्तिष्क। तो यदि इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं तो आप बताएंगे कि जो सेरिब्रल पिंडकल है वो आता है आपका मध्य मस्तिष्क के अंतर्गत। अब मेन बात यह है कि सेरिब्रल पिंडकल का भी एक योगदान होता है आपके मस्तिष्क में, और वो ये होता है कि यह अनुमस्तिष्क व पोन्स को जोड़ता है। यानी कि मानव मस्तिष्क में जो अनुमस्तिष्क वाला हिस्सा है और जो पोन्स वाला हिस्सा है उनको जोड़ने का काम जो करता है वो करता है आपका सेरिब्रल पिंडकल। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। यानी कुल मिलाकर मध्य मस्तिष्क को मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कहते हैं, और इसके दो प्रकार होते हैं। एक होते हैं आपके कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा होता है सेरिब्रल पिंडकल। तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का संबंध होता है सुनने की शक्ति के लिए, और जो सेरिब्रल पिंडकल होता है वो आपके अनुमस्तिष्क एवं पोन्स को जोड़ने का काम करते हैं। तो ये खूबी होती है आपके मध्य मस्तिष्क का, यानी मध्य मस्तिष्क का आपके मस्तिष्क में ये योगदान होता है। इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि सीधे सीधे आपके एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट जो है आपके मानव मस्तिष्क के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम कहते हैं पश्च मस्तिष्क। यानी पश्च मस्तिष्क, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन क्या होते हैं, पश्च मस्तिष्क क्या होते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो देखिए, मस्तिष्क के तीन हिस्से होते हैं। आपको
आपको पता है आगे का हिस्सा जिसे हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं, बीच का हिस्सा जिसे हम मध्य मस्तिष्क कहते हैं, और जो पीछे का हिस्सा होता है आपका बैक, इस हिस्से को हम कहते हैं पश्च मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन। अब हिंड ब्रेन के अंतर्गत आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आपके सामने डायग्राम है और इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं कि हिंड ब्रेन वाला कौन सा हिस्सा है। इसके अंतर्गत जो सबसे पहला पॉइंट बनता है कि इसके 3 भाग है, यानी सीधा सीधा आपसे एग्जाम्स में प्रश्न बनता है कि पश्च मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, यानी कि 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका अनुमस्तिष्क, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेरिब्लम। यानी स्टूडेंट्स इससे पहले आप एक वर्ड पढ़ चुके हैं सेरिब्रम, जिसको प्रमस्तिष्क कहते हैं, और प्रमस्तिष्क आपके अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, लेकिन यह पश्च मस्तिष्क में आता है जिसका नाम है सेरिब्लम। तो ध्यान रखेंगे सेरिब्लम और सेरिब्रम में डिफरेंस, और सेरिब्लम को हम हिंदी में कहते हैं अनुमस्तिष्क, जबकि सेरिब्रम को हम कहते हैं प्रमस्तिष्क। तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग पॉइंट है और यहाँ से सवाल पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपसे सीधा सीधा इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा कि सेरिब्लम मस्तिष्क का कौन सा भाग है। अब सेरिब्लम और सेरिब्रम में डिफरेंस होता है, सेरिब्रम आपका अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है, जबकि सेरिब्लम जो होता है आपका पश्च मस्तिष्क। तो ध्यान रखेंगे पश्च मस्तिष्क के जो 3 भाग होते हैं उसमें सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है आपका अनुमस्तिष्क, जिसे हम बोलते हैं सेरिब्लम। इसी तरीके से जो दूसरा पार्ट होता है उसे हम कहते हैं पोन्स, और जो तीसरा पार्ट होता है उसे हम कहते हैं मेड्यूला ओब्लांगाटा। तो डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं कि जो अनुमस्तिष्क यानी सेरिब्लम वाला हिस्सा है वो है आपका ये हिस्सा, यानी कि इसको हम कहते हैं सेरिब्लम, यानी कि ये सेरिब्लम वाला आपका हिस्सा है। इसी तरीके से जो पोन्स है स्टूडेंट्स, पोन्स वाला हिस्सा है आपका ये, और इसी तरीके से जो मेडुला ओब्लांगाटा है ये बिल्कुल आपके नीचे की ओर है, ये वाला जो हिस्सा है आपका ये है आपका मेडुला ओब्लांगाटा। तो ध्यान रखेंगे पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, जिसमें एक अनुमस्तिष्क आता है, पोन्स आता है और मेडुला ओब्लांगाटा आता है। सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से पश्च मस्तिष्क के भाग नहीं है, और ऑप्शन में अनुमस्तिष्क, पोन्स, मेडुला ओब्लांगाटा और प्रमस्तिष्क। तो आपको पता है कि तीनों पश्च मस्तिष्क के हिस्से हैं, लेकिन जो प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम है वो आपके अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। तो अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनाना चाहेगा एग्जामिनर कुछ इस तरीके से बनाएगा, अदरवाइज सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, और इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपके पास हो सकता है। अब यदि आपको ये पॉइंट अच्छे से पता है, आपने चीज़ों को डिटेल में पढ़ा है, समझ के अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आपने स्टडी की है, तो आप इजीली ऐसे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि पश्च मस्तिष्क के तीनों भाग को आप समझ पाए, डायग्राम के थ्रू भी जान पाए कि सेरिब्लम कहां पर होता है, पोन्स कहां पर होता है और आपका मेडुला ओब्लांगाटा कहां पर होता है। अब स्टूडेंट्स इस डायग्राम के थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि देखिए ये जो पोन्स है और जो ये सेरिब्लम है यानी कि अनुमस्तिष्क है, इनको बीच में से जो है ये जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसी हिस्से को कहा जाता है मध्य मस्तिष्क, यानी कि जो अभी हमने मिड ब्रेन को समझा है, मिड ब्रेन में आपका होता है सेरिब्रल पिंडकल जो अनुमस्तिष्क और पोन्स को जोड़ने का काम करते हैं। तो ये आपके जोड़ने का काम करते हैं और ये आपके मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। उम्मीद करता हूं कि पश्च मस्तिष्क को आप जान पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है आपके अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ओब्लांगाटा, इनके अंतर्गत कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं जहां से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहला पॉइंट आपका बनता है पश्च मस्तिष्क में, वो बनता है आपका अनुमस्तिष्क, जिसे हम बोलते हैं सेरिब्लम। तो सेरिब्लम क्या होता है? तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि यह शरीर का संतुलन बनाता है। देखिए जो आपका अनुमस्तिष्क होता है जिसको हम सेरिब्लम कहते हैं, वो आपके शरीर का संतुलन बनाता है। संतुलन का मतलब आप समझ सकते हैं बैलेंस बनाता है, यानी कि जो आपकी बॉडी है उसको बैलेंस करने का काम किसका होता है? तो उसको बैलेंस करने का काम आपके पश्च मस्तिष्क के एक पार्ट है जिसका नाम है सेरिब्लम यानी अनुमस्तिष्क, उसका काम होता है कि बॉडी को बैलेंस करना। इसी तरीके से जो नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है अनुमस्तिष्क के अंतर्गत वो ये बनता है कि इसे जीवन का वृक्ष भी कहते हैं, यानी कि लाइफ का जो वृक्ष है, ट्री ऑफ लाइफ, तो इसको कहा जाता है। यानी कि सीधा सीधा आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनता है कि जीवन का वृक्ष मस्तिष्क के कौन से भाग को कहते हैं, या जीवन का वृक्ष हम किसे कहते हैं? तो जीवन का जो वृक्ष हम कहते हैं स्टूडेंट्स वो कहते हैं अनुमस्तिष्क को, जिसे हिंदी में सेरिब्लम भी लिखा जा सकता है। जैसे कि आपको पता है देवनागरी लिपि में इस तरीके से लिखा जाएगा सेरिब्लम, तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इसलिए आपको ये इंग्लिश नेम और हिंदी नेम दोनों ही ध्यान रखने होंगे। सेरिब्लम
को हम जो है जीवन का वृक्ष भी कहते हैं, यानी कि लाइफ ऑफ ट्री भी इसको कहते हैं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स, वो बनता है कि इसे छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं। देखिए ये जो शब्द है अणु, अणु का जो मतलब होता है, अणु का मतलब होता है छोटा। तो अणु का मतलब छोटा, इसका मतलब अणु मस्तिष्क का मतलब होता है कि छोटा मस्तिष्क। अब यहाँ से क्वेश्चंस बनता है कि सबसे छोटा मस्तिष्क किसे कहते हैं। ऑप्शन होगा अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या पश्च मस्तिष्क या अणु मस्तिष्क। तो आपको जाना है अणु मस्तिष्क के साथ, क्योंकि जो अणु का मतलब होता है छोटा और मस्तिष्क का मतलब होता है मस्तिष्क, तो अणु मस्तिष्क, इसीलिए इसका नाम है छोटा मस्तिष्क। और ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे छोटा मस्तिष्क है, और 4 ऑप्शन में आपको अणु मस्तिष्क अगर दिखे तो आपको उसके साथ जाना है। तो ये जो 3 पॉइंट है स्टूडेंट्स अणु मस्तिष्क के अंतर्गत कि ये शरीर का संतुलन बनाता है, इसे जीवन का वृक्ष कहते हैं और इसे छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं, ये तीनों ही पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अणु मस्तिष्क यानी सेरिब्लम को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है स्टूडेंट, जिसे हम कहते हैं पोन्स। यानी पोन्स जो हिस्सा है वो आपके पश्च मस्तिष्क का एक भाग है जिसका नाम है पोन्स। अब पोन्स के अंतर्गत जो सबसे पहला पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि यह श्वसन तंत्र को सुचारू रूप से चलाता है। देखिए जो श्वसन तंत्र होता है, यानी कि जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसके थ्रू आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो यह श्वसन तंत्र को सुचारू रूप से यानी कि बेहतर तरीके से चलाने का जो काम होता है वो होता है आपके पोन्स का। तो सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि श्वसन तंत्र को सुचारू रूप से कौन चलाता है, और अगर आपको ऑप्शन में पोन्स दिखे तो आपको पोन्स के साथ जाना है, क्योंकि श्वसन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने का काम आपके पोन्स का होता है, जो आपके मस्तिष्क में पश्च मस्तिष्क का एक हिस्सा है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है वो ये बनता है कि यह श्वसन दर को नियंत्रित करता है, यानी कि जो आपका रेस्पिरेटरी रेट है, यानी कि आप प्रति मिनट कितना श्वसन करते हैं, ये उस दर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यानी ध्यान रखेंगे जो श्वसन दर को नियंत्रित करने का काम होता है वो भी आपके पोन्स का ही होता है। तो ये पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि श्वसन दर को कौन कंट्रोल करता है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है। तो अगर ऑप्शन में पोन्स है तो आप पोन्स के साथ जाएंगे, और अगर पोन्स नहीं है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क या फिर इनमें से कोई नहीं है, तो आप जाएंगे पश्च मस्तिष्क के साथ, क्योंकि पश्च मस्तिष्क के अंतर्गत आपका पोन्स आता है, इसलिए आपको पश्च मस्तिष्क के साथ जाना है। तो उम्मीद करता हूं कि पोन्स के अंतर्गत जो भी पॉइंट्स हैं उनको आप इजीली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है स्टूडेंट्स मेडुला ओब्लांगाटा, यानी कि पश्च मस्तिष्क का जो तीसरा पार्ट है जिसे हम कहते हैं मेडुला ओब्लांगाटा। तो समझते हैं कि मेडुला ओब्लांगाटा के अंतर्गत जो सबसे पहला पॉइंट बनता है आपका वो ये बनता है कि यह जैविक क्रियाओं और सहायक क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि जो भी आपकी जैविक क्रियाएं हैं जिसको हम बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कहते हैं, या फिर जो सहायक क्रियाएं हैं यानी कि जो हेल्पिंग एक्टिविटीज़ है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है। आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है कि जैविक क्रिया और सहायक क्रिया के लिए जिम्मेदार है मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा। तो अगर ऑप्शन में मेडुला ओब्लांगाटा है तो आपको मेडुला ओब्लांगाटा के साथ जाना है, और अगर मेडुला ओब्लांगाटा नहीं है तो अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेडुला ओब्लांगाटा आते हैं आपके पश्च मस्तिष्क के अंतर्गत। तो इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पश्च मस्तिष्क। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को रिलेट करके समझ के 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट को जानने की ज़रूरत है। अगर आप इस तरीके से स्टडी करते हैं तो जब मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा तब आपको रियलाइज़ होगा कि ऑब्जेक्टिव सवाल एग्जाम्स में किस तरीके से पूछे जाते हैं, और उन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक पहुंचने के लिए आपको कॉन्सेप्ट को किस तरीके से स्टडी करना होता है। उम्मीद करता हूं कि मेडुला ओब्लांगाटा का जो रोल है उसको आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि जो क्रियाएं हार्ट, लंग्स, किडनी के द्वारा होती है उन्हें जैविक क्रियाएं कहते हैं। देखिए मेडुला ओब्लांगाटा का जो रोल होता है वो होता है जैविक क्रिया और सहायक क्रियाओं के लिए जिम्मेदारी, यानी जैविक क्रियाएं और सहायक क्रियाओं को सही ढंग से संचालित करने का काम मेडुला ओब्लांगाटा का होता है। और जो आपकी जैविक क्रियाएं यानी कि जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है उसमें जैसे कि हार्ट की जो क्रियाएं होती है, आपके लंग्स की जो क्रियाएं होती है, जो किडनी आपके लिए वर्क करते हैं, उन क्रियाओं को हम कहते हैं जैविक क्रियाएं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है वो ये बनता है कि जो क्रियाएं जैसे छींक,
खांसी, उल्टी, डकार के दौरान हम करते हैं उन्हें हम कहते हैं सहायक क्रियाएं। मतलब छींक का मतलब होता है, मान लीजिए कि आपके नोज़ में कोई बहुत ही बारीक कण अगर अंदर चला जाए, एंटर कर जाए, तो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, तो इस दौरान आपको छींक आता है। और छींक आने का मतलब ये है कि उस पार्टिकल्स को रोक दिया जाए, उसे बाहर फेंक दिया जाए, वो बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। तो छींक का यही मतलब होता है, जब बहुत ही बारीक कण आपके नोज़ के थ्रू बॉडी में एंटर करता है तो उसको रोकने के लिए आपको छींक आती है। तो ये जो क्रियाएं होती है, जो छींक आना, मतलब बॉडी में अगर कोई अशुद्ध कण एंटर कर जाए तो उसको रोकने के लिए जो आप एक्टिविटीज़ करते हैं, छींक करते हैं, उसको हम बोलते हैं सहायक क्रियाएँ। और जो आपकी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स होते हैं, जो अपना वर्क करते हैं नॉर्मली, जिसमें आपका कंट्रोल नहीं होता है, ऐसे जो क्रियाएं होती है इनको हम कहते हैं जैविक क्रियाएं। तो मेडुला ओब्लांगाटा का ये रोल होता है कि ये जैविक क्रियाएं और सहायक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, मतलब बैलेंस करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मस्तिष्क के अंतर्गत जो आपका अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क होता है, इन तीनों ही भाग को आप बहुत अच्छे से जान पाए होंगे। इनके अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव सवाल के थ्रू पूछे जाते हैं, उन सभी पॉइंट्स को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि सभी पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क के बाद जो आपकी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, इसके अंतर्गत आता है आपका एक दूसरा पार्ट जिसे हम कहते हैं मेरुरज्जु। यानी कि स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत, वो होते हैं आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भी जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रश्न पूछने के, वो होते हैं आपके मस्तिष्क, यानी कि मानव मस्तिष्क। तो मानव मस्तिष्क को हमने इतने डिटेल में पढ़ लिया है कि मानव मस्तिष्क के तीनों ही हिस्से जहाँ जहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं, अब तक बने हैं एग्जाम्स में, उन सभी पॉइंट्स को मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि इन सभी पॉइंटों के थ्रू आप मानव मस्तिष्क को बहुत अच्छे से जान पाए हैं। 90% चांसेस है यहाँ से सवाल पूछने के, लेकिन इसके बाद हो सकता है कि एग्जामिनर का दिमाग थोड़ा सा बाहर जाए और वो मानव मस्तिष्क से क्वेश्चन ना पूछकर इसके दूसरे पार्ट यानी कि मेरुरज्जु से सवाल पूछ ले, क्योंकि मेरुरज्जु से भी कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हो सकता है कि मेरुरज्जु से आपके एग्जाम्स में सवाल पूछ लिया जाए। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेरुरज्जु के बारे में, यानी मेरुरज्जु क्या है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, और इसके अंतर्गत कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं जहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। तो 90% चांस है कि मस्तिष्क से सवाल पूछा जाएगा और 10% चांस है कि हो सकता है आपके स्पाइनल कॉर्ड से क्वेश्चंस बन जाए। तो इसके लिए सबसे पहले जानते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड यानी कि जिसे हम कहते हैं मेरुरज्जु, मेरुरज्जु क्या है। तो आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, यानी कि इसको हम मेरुरज्जु कहते हैं। तो मेरुरज्जु यानी कि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अंतर्गत जो सबसे पहला पॉइंट होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपकी जो ह्यूमन बॉडी है यानी कि जो मेरुरज्जु है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इस मानव मस्तिष्क का जो सीधा संबंध होता है आपके, वो मेरुरज्जु से होता है। यानी कि आपकी बॉडी में कोई भी एक्टिविटीज़ है तो सीधा मस्तिष्क को संदेश पहुंचाने का काम किसका होता है, रीढ़ की हड्डी का होता है। इसीलिए हम तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में इन दोनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले मेरुरज्जु के बारे में। तो मेरुरज्जु के अंतर्गत जो सबसे पहला पॉइंट बनता है आपका, वो ये बनता है कि इसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं। यानी कि सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी है, और ऑप्शन में अगर आपको मेरुरज्जु दिखे तो आपको मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड के साथ जाना है। मेरुरज्जु को रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। हम जो आम बोलचाल में रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, जो आपके बैक में होता है, ये आपके मस्तिष्क के साथ कनेक्ट होता है। इसलिए तंत्रिका तंत्र में दो चीज़ें आते हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत बनते हैं। वो बनता है एक आपका मानव मस्तिष्क, और इसका जो संबंध होता है सीधा सीधा वो होता है तंत्रिका तंत्र से, जिसको हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत जो नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है वो ये बनता है कि शरीर के सभी भागों को संदेश पहुंचाती है। देखिए आपके बॉडी के जितने भी हिस्से हैं, जितने भी भाग हैं, उन सभी भागों को संदेश, मैसेज पहुंचाने का काम किसका होता है, तो उसको मैसेज पहुंचाने का काम जो होता है वो आपकी इस रीढ़ की हड्डी का होता है। मतलब आपकी बॉडी में अगर कहीं पर कुछ भी होता है तो आपके मानव मस्तिष्क के थ्रू आपको पता चलता है। मान लीजिए कि आपके घुटने में कहीं पर चोट लगा है या आपको दर्द की अनुभूति होता है, तो सीधा सीधा मस्तिष्क को कैसे संदेश पहुंचेगा, जब तक आपके मस्तिष्क को संदेश नहीं पहुंचेगा
पहुंचेगा तब तक आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि कौन से हिस्से में, बॉडी के कौन से भाग में आपको दर्द की अनुभूति हो रही है। तो इसके पीछे रीज़न है, इस मैसेज को पहुंचाने का जो काम होता है वो होता है आपकी स्पाइनल कॉर्ड का, यानी रीढ़ की हड्डी का। तो इसलिए इसके अंतर्गत जो पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि शरीर के सभी भागों को संदेश पहुंचाती है। इसलिए यहाँ से सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है कि शरीर के सभी भागों को संदेश पहुंचाती है, और ऑप्शन में होता है आपका लिवर, किडनी, या फिर गाल ब्लैडर, या फिर आपका स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु। तो आपको जाना है मेरुरज्जु के साथ, क्योंकि मेरुरज्जु का रोल होता है बॉडी के सभी भागों को मैसेज पहुंचाने का, क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध होता है आपके माइंड के साथ, इसीलिए ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत जो नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स, वो ये बनता है सबसे मोटी पेशी होती है, यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि शरीर की सबसे मोटी पेशी, शरीर की सबसे मोटी पेशी कौन सी है, तो शरीर की जो सबसे मोटी पेशी है वो है आपका मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। इसके अंतर्गत जो नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स, वो ये बनता है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए जिम्मेदार हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाओं का मतलब होता है स्टूडेंट्स रिफ्लेक्स एक्शन। मान लीजिए कि आपकी किसी के साथ लड़ाई होता है, आपको कोई चांटा मारता है और उसके बदले में आप भी उसको चांटा मारना चाहते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है, तो जो आप चांटा मारने की कोशिश करेंगे यानी कि जो रिफ्लेक्स एक्शन करेंगे, इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, तो इसके लिए जिम्मेदार भी होता है आपका मेरुरज्जु। क्योंकि आपको जब चांटा मारेगा कोई व्यक्ति तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपको गुस्से में मार रहा है या फिर प्यार से, तो उससे आप फील करते हैं और उसके थ्रू आपके अंदर भी क्रोध या फिर आप उस चीज को इग्नोर करते हैं। तो इसके पीछे रीजन होता है आपको गुस्से में चांटा लगा या फिर प्यार से। तो जो भी आप रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं, जो भी आप प्रतिवर्ती क्रियाएं करते हैं, यानी कि क्रियाओं के प्रति जो आप क्रियाएं करते हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, किसकी वजह से आप प्रतिक्रियाएं दे पाते हैं, तो वो देते हैं आप मेरुरज्जु के थ्रू, यानी मेरुरज्जु की वजह से ही आप रिफ्लेक्स एक्शन को करते हैं। तो सीधा सीधा आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेगा कि प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए कौन जिम्मेदार होता है, शरीर का कौन सा हिस्सा है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। और अगर ऑप्शन में मेरुरज्जु है तो आपको मेरुरज्जु के साथ जाना है, क्योंकि मेरुरज्जु का कार्य होता है रिफ्लेक्स एक्शन करना, यानी प्रतिवर्ती क्रियाएं करना। तो उम्मीद करता हूं कि इस पॉइंट्स को भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि इसमें मेरु तंत्रिका पाई जाती है जिनकी संख्या 31 जोड़ी है। देखिए मेरु तंत्रिका पाई जाती है, आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि मेरु तंत्रिका कहाँ पाई जाती है, तो वो मेरुरज्जु में पाई जाती है, यानी कि मेरुरज्जु में मेरु तंत्रिका पाई जाती है। और उनकी संख्या कितनी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी संख्या है 31 जोड़ी। जो बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि मेरु तंत्रिकाओं की संख्या बताइए, ऑप्शन हो सकता है 3, 12, 31, 33, तो आपको जाना है 31 के साथ, क्योंकि मेरु तंत्रिकाओं की जो संख्या है वो 31 जोड़ी में है, यानी लगभग 62 है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु के अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहली बात तो यह है कि इसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, यह शरीर के सभी भागों को संदेश पहुंचाती है, शरीर की सबसे मोटी पेशी है, प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए जिम्मेदार है, और इसके अंतर्गत मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती है जिनकी संख्या 31 जोड़ी है। इन बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि 90% चांसेस है कि आपके मस्तिष्क से सीधे सीधे सवाल पूछ लिया जाए, और अगर मस्तिष्क से एग्जामिनर ने क्वेश्चंस नहीं उठाया तो सीधा सीधा वो मेरुरज्जु से क्वेश्चंस उठा सकता है। 10% चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिया जाए। अब किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे, आप इजीली उन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं यदि आप तंत्रिका तंत्र को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए उन सभी पॉइंट्स को आप इजीली समझ पाए होंगे, और आप जान पाएँ कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, यानी कि तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार के होते हैं ये तो आपने जान लिया था, और उसके अंतर्गत जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उसको भी आपने बहुत अच्छे से जाना होगा। अब हम डिस्कस करेंगे जो तंत्रिका तंत्र का दूसरा पार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। इंग्लिश में इसको बोला जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाए तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% चांसेस है कि सवाल आपके यहीं से पूछे जाएंगे। लेकिन बाकी अदर नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि परिधीय तंत्रिका तंत्र से सवाल क्यों नहीं बनते हैं। इसके पीछे रीज़न है कि यहाँ से सवाल बनने के चांसेस नहीं हैं,
सिर्फ यही बन सकता है कि परिधीय तंत्रिका तंत्र के कितने प्रकार होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में कि परिधीय तंत्रिका तंत्र के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताएंगे कि इसके 2 प्रकार होते हैं। यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट होता है आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। यानी कहने का मतलब आपका जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है वो आपके परिधीय तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा होता है, और जो दूसरा होता है स्टूडेंट्स वो होता है आपका ऐच्छिक तंत्र यानी कि वॉलेंटरी सिस्टम। तो कहने का मतलब अगर आपसे पूछा जाए परिधीय तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र। अब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को हम कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और जो ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र होता है इसको हम बोलते हैं वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम। अब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत जो पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि इसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता, यह स्वेच्छा से होता है। यानी स्वायत्त का मतलब होता है कि ऑटोनोमिक मतलब अपने आप होता है, इसमें आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होता, ये अपनी इच्छा से होता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी जो हार्ट है वो पंप करते हैं, तो क्या आप अपने हार्ट को पंप करने के लिए रोक सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, क्योंकि नेचर ने आपको इस तरीके से बनाया है कि आप पंप को रोक नहीं सकते। अगर आपने ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की तो फिर आपकी डेथ हो सकती है। तो कुल मिलाकर बात, आप मान लीजिए कि आपकी बॉडी में जो किडनी है या फिर आपका लीवर है वो अपनी इच्छा के अनुसार कोई कार्य कर रहे हैं, तो क्या आप उस कार्य को रोक सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। तो यदि ऐसे कार्य जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता हम उसको नहीं रोक सकते, तो ऐसी क्रियाओं को हम बोलते हैं स्वेच्छा से करने वाली क्रियाएं। इसीलिए इसको बोला जाता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, मतलब ये अपने आप होता है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो ये आपके होते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत। इसी तरीके से जो नेक्स्ट आपका जो होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसे हम बोलते हैं ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र यानी कि वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम, इसमें हमारा कंट्रोल होता है क्योंकि हम अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन करते हैं। मतलब जिस पर आपका कंट्रोल होता है। मान लीजिए कि अभी आप चलने वाले हैं, आप चाहते कि मैं यहीं पर रुक जाऊं, तो यहाँ पर आपका कंट्रोल है, आप अपने आप को रोक सकते हैं। तो ये होता है, इसको हम बोलते हैं वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम, मतलब ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र, जिसमें आपकी इच्छा है, आप अगर चाहें तो आप अपनी क्रियाओं को रोक सकते हैं। तो इसीलिए परिधीय तंत्रिका तंत्र के 2 प्रकार होते हैं। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, एक प्रकार है आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा है आपका वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम मतलब ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। परिधीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित सवाल पूछे जाने के चांसेस नहीं है। आप देख पा रहे, समझ पा रहे हैं कि यहाँ से कोई ऐसा पॉइंट बनता नहीं है जहाँ से वो ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अदर नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको पता होना चाहिए, हो सकता है कि यहाँ से ये सवाल पूछ लिया जाए कि परिधीय तंत्रिका तंत्र के कितने प्रकार होते हैं, या आपसे ये पूछ लिया जाए, अगर नया क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि परिधीय तंत्रिका तंत्र नहीं है, और ये 2 ऑप्शन हो सकता है और कोई तीसरा ऑप्शन होगा। अगर आपको पता है कि परिधीय तंत्रिका तंत्र तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है आपका ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र, तो तीसरे तंत्र को आप खुद से ही डिफाइन कर सकते हैं या ढूंढ सकते हैं। तो इस तरीके से सवाल बन सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। सबसे ज़्यादा चांसेस है 99 to 100% चांसेस है जो आपके तंत्रिका तंत्र से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आपका आता है मस्तिष्क, जो 90% चांसेस बनता है कि वहाँ से सवाल पूछा जाएगा, या 10% चांसेस हो सकता है कि वो आपके स्पाइनल कॉर्ड से क्वेश्चंस उठाए। तो किसी भी तरीके से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बने, आप इजीली यदि इस तरीके से तंत्रिका तंत्र को कवर करते हैं तो आप इजीली अपने एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा उस क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए तंत्रिका तंत्र में पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंतर्गत, उन सभी पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कंकाल तंत्र के साथ यानी कि स्केलेटन सिस्टम के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।